Hello everyone, back again with a new video and a new topic for today, that is International Economic Institutions. पिछले वीडियोस में हमने आई गेस ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के, जो कि हमारा यूनिट 1 है एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को असिस्ट करती हैं, एंड एट द सेम टाइम वो कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किसी भी कंट्री को हेल्प करती हैं to grow in the international market, to grow internationally as well as to focus on their domestic development. But इसके पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest update. अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do it right now. Let's proceed with today's topic, that is international economic institutions. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के बारे में। अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो बेसिकली दिस इंस्टीट्यूट इज एम्ड टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना, उनकी इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव बनाना, ये बेसिक एम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट सेज 45 countries at UN Monetary and Financial Conference held at Bretton Woods, New Hampshire decided for its formation and came into existence on December 27, 1945. Right? Bretton Woods जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि दिस इंस्टीट्यूट इट वाज formed after the conference that was held at Bretton Woods in New Hampshire, and date क्या है इसका existence का when it came into existence, December 27, 1945। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि NTA NET JRF एग्जामिनेशन में बेसिकली डेट्स ही पूछे जाते हैं as far as these institutions are concerned। इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट हेल्थ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि एक कोऑपरेशन डेवलप करना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं। कोऑपरेशन इन द सेंस कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को कोई भी नीड है फाइनेंसेस की, सो द अदर कंट्री इज गोइंग टू हेल्प अलोंग। एंड उसके बाद एक्सचेंज स्टेबिलिटी, बट ऑब्वियस व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, आपको एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करना पड़ता है जिसपे आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सके, तो उसके लिए स्टेबिलिटी डिवाइस करना एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंट्रोल इट, विच इज अ ग्रुप ऑफ गवर्नर्स नॉमिनेटेड बाय एवरी मेंबर कंट्री। जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, हर मेंबर कंट्री से कोई ना कोई गवर्नर नॉमिनेट होता है जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पार्ट होता है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को रेगुलेट करते हैं। और हर एक गवर्नर के पास 250 वोट्स का राइट होता है और एक एडिशनल वोट होता है हर एसडीआर के लिए, जो कि इक्वल होता है 1 लाख वोट्स के। एसडीआर क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि एसडीआर क्या होता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एसडीआर का फुल फॉर्म अभी आप समझ लो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बेसिकली इसके अंदर कह सकते हैं कि जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको ये राइट्स होते हैं कि वो कुछ करेंसी, कुछ अमाउंट विदड्रॉ कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इफ अ मेंबर हैज लेस करेंसी दैन इट्स कोटा, द डिफरेंस इज कॉल्ड रिजर्व ट्रांच। ठीक, ये पॉइंट याद रख लेना, माइट भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व ट्रांच क्या होता है। कि अगर किसी मेंबर कंट्री को, हर कंट्री को एक कोटा असाइंड होता है करेंसी के लिए, अगर किसी कंट्री के पास जो कोटा असाइंड है उससे कम करेंसी है तो वो कंडीशन हो जाती है हमारी रिजर्व ट्रांच की। US has the highest quota followed by Japan, Germany, France and UK. Again a very important point, highest quota है US के पास, उसके बाद जापान, जर्मनी, फ्रांस और फिर UK. India is one of the founder members and is represented by an executive director who also represents Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka. ठीक है, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक भी सेम टाइम पे सेटअप हुआ था जबकि आईएमएफ बनाया गया था। दैट मीन्स कि वो आईएमएफ कब था, जब हमने बात की थी आईएमएफ में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, दिसंबर 27, 1945, और वर्ल्ड बैंक भी
उसी टाइम पे सेटअप किया गया था, लेकिन इसने अपने ऑपरेशंस जो स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे जून 1946 में, ठीक। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल एजेंसी ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड ऑपरेटेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसमें भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, एंड अगेन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्चुअली रेगुलेटिंग इट। मेक्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू मेंबर कंट्रीज एंड फाइनेंस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक की, बेसिकली जो IMF की जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, सिमिलर वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर कंट्रीज हो जाती हैं, तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड बैंक की, उनको लोन प्रोवाइड करना ये बेसिक एम है वर्ल्ड बैंक का, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की, ये भी रोल है हमारे लिए वर्ल्ड बैंक का। इट वॉज मेनली एस्टैब्लिश्ड टू रीबिल्ड इकोनॉमीज शैटर्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी इकोनॉमीज शैटर हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनको रीबिल्ड करने का काम था वर्ल्ड बैंक का। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि जिस टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था December 27, 1945 को, उसी टाइम पे इंडिया वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इट, उसकी फाउंडिंग मेंबर है। In 1949, World Bank sent its first mission to survey potentialities in Indian economy. Last point says, the bank has appointed resident representatives in New Delhi to maintain close liaison with government of India, right? एक resident representative appointed in New Delhi में, so that World Bank can maintain a close liaison, a close relationship with the government of India. अब बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके फुल फॉर्म्स भी आ सकते हैं, एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि इसको एक ऑर्डर में आपको प्लेस करना होता है कि पहले IBRD आया, ID आया, FC आया, मीगा आया, ICSID आया। तो इसके ईयर्स अगर आपको याद रहते हैं तो यू कैन ईजिली रिमेंबर इट, राइट। तो एज फार एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कंसर्न, सबसे पहला है हमारा IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच वॉज सेटअप इन 1945 अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ, जब वर्ल्ड बैंक बना था, ठीक है। इसका मेन एम जो है वो है कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग एंड डेवलपिंग द इकोनॉमीज, यू नो, दैट आर not properly developed, that are still developing or they are underdeveloped. IDA is इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960। IDA को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो। IDA को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं, और वर्ल्ड बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करता है इंडिया को, 50% ऑफ द लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय IDA, और वो इंटरेस्ट फ्री होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट लोन विंडो में इसको इसलिए बोलते हैं कि IDA जो है, जितनी भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे, ये कह सकते हो कि फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को, सो दैट दे कैन बी असिस्टेंट इन देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसके बाद आता है IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1956 में सेटअप किया गया था, बेसिकली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज। फिर आता है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट वाज सेट अप इन 1988। नाउ एज फार एज मीगा इज कंसर्न, जितने भी कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितना भी टास्क होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो भी गाइडेंस होता है, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारा काम जो मॉनिटर करने का होता है वो होता है मीगा का। और लास्ट जो मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो है ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, दैट वाज सेट अप इन 1966। जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, उनको सेटल करने का काम होगा ICSID का। सो आई जस्ट होप ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको याद रहेगा। प्लीज डू रिमेंबर द ईयर एंड एट द सेम टाइम रिमेंबर टू अरेंज देम इन ऑर्डर। यहाँ पर भी मैंने आपको जम्बल्ड वे में ही दे रखा, सो दैट यू नो मेक एन एफर्ट, किसको आप अरेंज करो। जब आप कोई काम खुद करते हो तो आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है, ठीक है। सो प्लीज मेक एन एफर्ट, इस वीडियो के बाद जाइए, इसको अरेंज करिए, सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बात करते हैं हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि GATT के बारे में। ये सेटअप हुआ था October 13, 1947। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, GATT कब सेटअप हुआ था? October 30th, 1947। 23 countries, how many countries? 23 countries at Geneva signed an agreement related to tariffs imposed on trade known as GATT, which came into force on January 1st, 1948, ठीक है। तो
30 अक्टूबर 1947 को 23 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इसके एग्जिस्टेंस के लिए, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1 1948। दोनों डेट्स अच्छे से याद कर लेना। एग्रीमेंट साइन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1947 को, और ये इनफोर्स कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, अब अगर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की बात करें तो जितने भी टैरिफ्स लगते हैं ट्रेड पे, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप एंटर करते हो तो इट इज़ बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टैरिफ्स, कुछ ना कुछ कोटाज इम्पोज होते हैं, तो उनसे कह सकते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं उनके लिए गैट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, बेसिकली जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात होती है तो ताकि ये जो इंटरनेशनल बिजनेस का ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू कंट्रीज उसको स्मूथ, इसको ईज आउट करने के लिए यूजुअली टैरिफ्स अबॉलिश कर दिए जाते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल सा समझ लो कि गैट अगर पापा है तो WTO उसका बेटा है। ठीक है, ऐसे याद कर लो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, क्योंकि गैट को ही अबॉलिश करके WTO बनाया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 1995। डेट याद रख लेना, बार बार याद दिला रही हूँ, डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्गेनाइजेशंस का। एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 1995 टू एस्टैब्लिश रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू कंसेंसस अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स। इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ उरुग्वे राउंड रिजल्ट्स एंड सक्सेसर ऑफ गैट। ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं ना, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होती हैं मेंबर्स के बीच में ट्रेड से रिलेटेड, कि मान लो कोई कंट्री इज इनटू अ स्टेट वेयर इन अननेसेसरी टैरिफ्स या ट्रेड कोटाज लगाए जा रहे हैं, और एनी कह सकते हो कि एनी डिस्प्यूट दैट इज अराइजिंग ड्यू टू इन्वॉल्विंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, उन सबको सॉर्ट आउट करने का जो काम है वो है WTO का। साथ ही साथ जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने हैं ट्रेड से रिलेटेड वो सब करेगा WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब बात करते हैं अंकटाड के बारे में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में, याद रखना। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UN। ठीक है, UN जनरल असेंबली का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है विच इज़ कह सकते हो कि फॉर विच इज़ वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग ट्रेड। It has its own subsidiary bodies and also a full-time secretariat. It promotes international trade all over the world, formulates principles and policies etc. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये सिंपल सा ये समझ लो कि एक रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। और रीजन की अगर हम बात करें तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि बेसिकली क्या होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हैव अ लुक एट दैट वीडियो एज वेल सो दैट यू कैन ईजिली कोरिलेट द वर्किंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक किस तरह से वर्क करता होगा, राइट। सो इट इज़ अ रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन December 1966। कब सेटअप हुआ था? December 1966 टू फॉस्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशियन कंट्रीज। क्योंकि नाम ही वही है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो कहाँ की इकोनॉमीज को डेवलप करेगा? एशियन कंट्रीज की। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मनीला, फिलीपींस। इट इज़ अ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। जितनी भी कह सकते हो कि मेजर्स अडॉप्ट करना टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक, उसका जो काम है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ADB की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड प्रोबेबली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट वुड बी द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू द फर्स्ट यूनिट। उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट ऑफ NTA NET JRF examination. Again, I'm reminding you, be regular with the channel. Please subscribe the channel. Please like and share it as much as possible. And at the same time, take care of yourself and be regular with the studies because exams तो होने ही हैं। छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। Whatever the situation is, exams are going to be conducted. So till then, prepare well. Take care. Thank you.